Now we will discuss about angle of friction. What is angle of friction? Now we will study about the angle of friction. Angle of friction. चलिए, तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्किड करती है, स्लाइड करती है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है। तो जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है तब तक उस फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मैंने बोला कि बॉडी जब मोशन में आने वाली होती है, जस्ट बिफोर कमिंग टू द मोशन, है ना, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलोगे बच्चों? कि कोई भी बॉडी जो किसी सरफेस के ऊपर यहां पे हम एक सरफेस को देखते हैं और इसके ऊपर एक बॉडी, और हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाती है। तो मोशन में आने से पहले जो हम मैक्सिमम वैल्यू लगाते हैं, मीन्स ये हमने बोला था फ्रिक्शन की जो स्टैटिक कंडीशन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होता है? जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है ना। मोशन में आते ही फ्रिक्शन फोर्स को कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको उस टाइम पे बोला जाएगा एफएस मैक्सिमम। अच्छा, एक ये, और बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है बॉडी के ऊपर, उसको हमने बोला एम, या आर भी बोल सकते हो। इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा बच्चों यहां इस तरह से। फिर से समझो जरा, हमने एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन स्टार्टिंग में रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये mg रहता है। अभी दोनों केवल दो फोर्स इसके ऊपर वर्क करते हैं। हमने क्या किया, बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन, तो बैकवर्ड भी 1 न्यूटन, 2 यहाँ भी 2। जब तक रेस्ट में रहती है, सपोज ये 5 न्यूटन तक रहती है, तो 5 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 5 यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर 5.1 करते हैं, तो ये मोशन में आ जाती है। तो ये जो 5 वैल्यू होगी, एक चीज और, जैसे जैसे हम धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते थे तो इसकी वैल्यू बढ़ती थी। तो इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनता है बच्चों। रिजल्टेंट आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 4 में, मोशन इन अ प्लेन के अंदर, कि 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा था कि 2 वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये आर, हमने इसको आर से रिप्रेजेंट किया, ये जो रिजल्टेंट होगा आर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या बोलेंगे, फिर से समझो, इसको बोलोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि यहां पर जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो यहां बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिक। लेकिन जब बॉडी मोशन में आने वाली होती है उससे तुरंत थोड़ा उस टाइम तक, जब बॉडी मोशन में आने वाली होती है उस टाइम तक जो फ्रिक्शन होगी, दैट इज, सपोज वो मैक्सिमम वैल्यू हम बात करें तो उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों का रिजल्टेंट, सपोज डायरेक्शन ये है ना,
मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर सेंटर से ही लिया है, क्योंकि डायरेक्शन बैकवर्ड है तो हम इसको सेंटर से भी ले सकते हैं। तो इस फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट अभी क्या मिलता है हमें, ये आर है ना, इस एफ एस मैक्सिमम होगा, ये एफ एस मैक्सिमम मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एंगल कौन सा होगा, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच के एंगल को ही क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। तो देखो मैंने तुम्हें, चाहे हम स्टैटिक की बात करें, लिमिटिंग की बात करें, और चाहे हम काइनेटिक की बात करें, तो एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन को डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ एस मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है और ये आएगा म्यू एस एन। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू ये एफ एस मैक्सिमम अपॉन एम। अच्छा, ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से आता है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए एक डेरिवेशन हमें निकालना है। तो बच्चों ये याद रखो, एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, काइनेटिक के लिए एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, तब भी ये रहता है, बस टर्म चेंज हो जाती है। तो अभी नॉर्मल एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये कि जिस एंगल तक बॉडी रेस्ट में रहती है, अगर इससे थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की, तो बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में। तो उस टाइम पे इस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस किस के बीच होगा, द एंगल an angle between resultant of, किसका रिजल्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन and normal reaction and देखो रिजल्टेंट है लिमिटिंग का और नॉर्मल रिएक्शन। ये रिजल्टेंट किस किस का है, लिमिटिंग, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके अभी एक ही बात हुई है, इसके और दूसरा क्या, एंड नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार, नॉर्मल रिएक्शन फिर से समझना है। एंगल बिटवीन, देखो सिंपल वे में बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन रिजल्टेंट किसका, यहाँ पे एक बात ये इनकम्प्लीट रहती है, नॉर्मल है किसका, तो नॉर्मल किसका बोलोगे इसको, नॉर्मल किसका बोलोगे, सॉरी रिजल्टेंट किसका बोलोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके और नॉर्मल रिएक्शन के, तो मेन किस किस के एंगल के बीच है, ये वाला, इसके और इसके, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इनको हम नाम देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, रब करता हूं।
चलिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखो एफ एस मैक्सिमम है और हम इस पॉइंट को मैंने बोला ओ, यहाँ से एक इस फोर्स के पैरेलल एक यहाँ से फोर्स ड्रॉ करते हैं और इसको रिएक्शन को यहीं से दिखाते हैं। ये वाला जो होगा इस तरह से, ये ओ, ये मैंने पॉइंट नाम दिया ए और ये पॉइंट बी, ओ ए बी। तो इसमें क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी। देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ए बी अपॉन ओ ए। ए बी किसके पैरेलल है, ये वाला। तो ए बी की वैल्यू क्या है होगी यहाँ पे, एफ एस मैक्सिमम अपॉन ओ ए। ये ओ ए की वैल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू बताओ क्या होती है, म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो ये आता है हमारा म्यू एस। तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, ये हम निकालते हैं। या अगर एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। इस तरह से ये आ जाता है। इस तरह से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या होता है, देखो अगर हम किसी सरफेस को इंक्लाइन वे में रखें, इंक्लाइन प्लेन अगर लेते हैं, ये इस तरह से, इंक्लाइन का मतलब ये ओब्लिक वे में है, स्लैंट साइड जैसे बोलते थे, है ना। तो इंक्लाइंड किया, इसको इंक्लाइन प्लेन लेते हैं और सपोज इसके ऊपर पहले हम अगर देखें तो साथ साथ अगर कोई बॉडी इस तरह से होगी तो बच्चों इसमें क्या होगा, mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इस तरह से। लेकिन अगर इसको हम थीटा एंगल ऊपर लिफ्ट करते हैं, ऊपर राइज करते हैं, इस तरह से रेज किया तो ये थीटा एंगल। तो ये वाली जो लाइन है जो अभी ऐसे है, ये भी थीटा, देखो अभी ऐसे था, हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल ऐसे घुमाते तो ये वाली लाइन भी थीटा एंगल ऐसे घूमेगी। तो अभी हमारा सपोज ये ब्लॉक की पोजीशन इस तरह से हो जाती है, mg यहीं पर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, लेकिन अब ये वाला जो है हमारा ये आ जाएगा r, इस तरह से, है ना। या ये बोलें नॉर्मल अब हमारा ऐसे बनेगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पहले था, जो अभी भी वर्क करेगा इसका एक कंपोनेंट इस तरह से। तो इस लाइन से कितना एंगल ये डिफ्लेक्ट हुआ है, थीटा, है ना। पहले यानी ऐसे था, लेकिन क्योंकि सरफेस रिएक्शन हमेशा कैसे लगाता है, देखो सरफेस हमेशा रिएक्शन लगाता है परपेंडिकुलर वे में। तो सरफेस ऐसे चला गया तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, और इसी डायरेक्शन में देखो। अब जरा ध्यान से, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ इंक्लाइन करते हैं तो उसके ऊपर जो बॉडी होगी वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे, कि जस्ट बिफोर कम इनटू द मोशन ऑफ द बॉडी, व्हेन वी इंक्रीज द
देखो अभी ये सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, यहाँ ऐसे है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ रेज करता हूँ, वन एंड रेज करूंगा, वन एंड को यहीं पे इस तरह से, और एक टाइम ये आएगा जिस पे स्लाइड करना स्टार्ट करता है। फिर से एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे? अभी बॉडी हमारी फिक्स है, हमने इसको रेज करना शुरू किया, इंक्लाइन करना, और जिस पर ये बॉडी हमारी मोशन में आने लगे, हालांकि अभी रुक रही है, लेकिन मैं रेज करता हूं, जिस पे ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यू मोशन में आ जाती है, उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? विद द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ रिपोज। और किस तरह से इसको निकालेंगे, देखो जरा डायग्राम में फिर से। हम इस सरफेस को बच्चों ऊपर की तरफ रेज करते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी है, ब्लॉक है, ये एक टाइम के बाद स्किड करने लगेगा, तो इस पर हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, कौन सी? फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो जिस पर वो फिसलना स्टार्ट करता है, स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उससे तुरंत पहले, थोड़ा सा पहले, मीन्स वो कौन सा होगा? एफ एस, जिसको कौन सा बोलोगे? एफ एस मैक्सिमम, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होगा? द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। देखो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलोगे? द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी स्टार्ट टू मूव, जिस पर बॉडी क्या करना शुरू करती है? स्टार्ट टू मूव ओवर द इंक्लाइंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है इसमें? ये थीटा। फिर से, the an angle of an inclined plane at which a body placed over it starts to move, ये भी बोल सकते हैं starts to skid, starts to slip is called angle of repose। और ये जो mg था, मास वेट अभी भी डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कोई भी सरफेस अपने सरफेस से हॉरिजॉन्टल वे में, परपेंडिकुलर वे में वर्क अप्लाई करती है। तो इससे परपेंडिकुलर वे क्या होगा? ये 90 का एंगल बनाते हुए, ऐसे 90 का एंगल बनाते हुए इस तरह से आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जब इसको ऊपर की तरफ राइज किया, तो देखो यहाँ अगर हम देखें, इसके पैरेलल ये वाली लाइन, भाई ये था पहले, अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन पहले ऐसे थी। अगर इसको घुमाते घुमाते इस तरह से मान के चलें, ये एक बॉडी है और पहले mg ऐसे है, हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल ऊपर उठाते हैं, तो ये वाली लाइन जो अभी mg यहाँ पे है, ये भी तो थीटा एंगल रोटेट हो जाएगी इस तरह से, ये भी तो थीटा एंगल रोटेट होती है। तो ये इस वे में ये हो जाएगा, ये अभी mg, और इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इससे 90 डिग्री। तो आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, तो यहां से किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो करते थे थीटा एंगल से, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा, और जो अपोज, देखो जिधर लेंगे, जिधर एंगल है, किसी भी कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में रिजोल्व करना है, तो जिधर एंगल होता है उसे कोस, और उसके परपेंडिकुलर हो जाता है u sin थीटा। इसको अच्छे से ध्यान देखते समझो। उसी तरह से अगर ये डाउनवर्ड mg, तो ये क्योंकि थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इसके 90 mg sin थीटा, mg sin थीटा आएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे mg cos थीटा को कौन बैलेंस करता है? ये n, भाई जो पहले था अब ये n करता है, तो n की वैल्यू mg cos थीटा,
और mg sin थीटा की वैल्यू fs मैक्सिमम। फ्रॉम फिगर्स n equals to mg cos थीटा और दूसरा क्या आ जाएगा mg fs मैक्सिमम इक्वल्स टू mg sin थीटा। इसको बोले फर्स्ट और ये यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट हमने किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे mg से mg कैंसिल और साइन अपॉन कोस क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू fs मैक्सिमम अपॉन n। fs मैक्सिमम की वैल्यू तो tan थीटा इक्वल्स टू fs मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी म्यू एस n अपॉन n से n कैंसिल तो ये क्या आता है म्यू एस। तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। इस तरह से ये भी हमें फॉर्मूला एक और मिलता है। तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा की वैल्यू क्या आती है tan इनवर्स म्यू एस। इसी तरह से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या मिली थी हमें थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। तो कई बार न्यूमेरिकल आते हैं तो इस तरह से हम इसको करते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अच्छा देखो बच्चों वैसे तो हमने पढ़ा है फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं स्टैटिक और कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर एक्सटर्नल को अप्लाई करें तो क्या क्या कितने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें वे ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कितने तरह के हो सकते हैं दो तरह के। एक तो ये कि बॉडी स्किड करते हुए चले और दूसरा रोल करते हुए चले है ना। तो हमारे जो फ्रिक्शन होते हैं मेन कितने तरह के होंगे। अगर फ्रिक्शन को देखा जाए बॉडी के सरफेस के अकॉर्डिंग बॉडी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो दो तरह के हो सकते हैं। वहां पे एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग हमने बात की थी वैसे देखा जाए दो होते हैं लेकिन नाम बोल सकते हैं तीन तरह के। पहला स्टैटिक दूसरा लिमिटिंग और तीसरा काइनेटिक। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक तरह से स्टैटिक ही है लेकिन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक जो मोशन की कंडीशन में बॉडी के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर एक बॉडी स्किड करती है घसीटती है ना। स्लिप या ये बोले स्लिप करते हुए चलती है मीन्स घसीटते हुए चलती है रब करते हुए जैसे इरेजर को इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से और इस तरह के फ्रिक्शन को कैसा फ्रिक्शन बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इन विच बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। दूसरा होता है रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है द फ्रिक्शन इन विच अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस है ना। द फ्रिक्शन इन विच when an object slides over a surface then the friction which comes into the play is called sliding friction. When an object rolls over a surface then the friction which comes into the play is called rolling friction. अब rolling friction भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। नेचर क्या होगी किस तरह से प्रॉपर्टी होगी उस तरह समझना। देखो आखिर इसका रीजन क्या है। बोले सर रोलिंग में तो स्लाइडिंग में तो समझ सकते हैं घसीटते हैं स्लाइड करती है रोलिंग में तो वो आराम से चलती है फिर क्यों लगता है उसका भी रीजन है। देखो अगर हमारी बॉडी को हम देखें इस तरह से होती है लेकिन जब ये कहीं पे प्रेस होती है तो ये उस सरफेस को थोड़ा इस तरह से बनाती है डिप्रेस टाइप में। उस सरफेस की स्ट्रक्चर को ये ऐसा। अगर रोड पे कभी ट्रक वगैरह को देखा होगा ध्यान से देखना जो हैवी ट्रक होगा
और उसको ध्यान से देखना, तो देखते क्या हो गए कि जो जहां पे वो चलती है, चलते हुए देखना बड़ी, जैसे कहीं पे ट्रैफिक चल लगा हुआ है और वहां पे वो धीरे धीरे आती है जिसमें लोड काफी होगा, तो वहां पे हल्का सा वो हमारी जो रोड की जो कंक्रीट होती है वो नीचे की तरफ डिप्रेस होती है, और उस डिप्रेस से निकलने के लिए क्या होगा, फोर्स लगानी पड़ती है एक एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फील करता है, और इस फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते, कैसा फ्रिक्शन बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और ये डिपेंड किस पे करता है, उसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन इसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके रिप्रेजेंट कर, किस किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। देखो अगर रेडियस छोटी होगी, रेडियस अगर छोटी होगी तो डिप्रेशन कैसा होगा, इस तरह से। देखो अगर डिप्रेशन थोड़ा इसका साइज बड़ा होता, रेडियस बड़ी होती तो सरकमफेरेंस बड़ी होती, इसी तरह से यहाँ, तो उसको निकलने में इतना फोर्स नहीं लगाना होता, बल्कि क्या होता, क्योंकि कम अप्लाई होती। लेकिन अगर छोटा सा ही पोर्शन है, छोटी सी व्हील है, तो यहां से निकलने में इसको प्रॉब्लम आएगी, फ्रिक्शन ज्यादा फील करती है, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ आर कंबाइंड वे में दोनों रूल एन अपॉन आर, तो एफ आर इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू आर। वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लेते थे, म्यू एस या म्यू के, वहां पे क्या था, म्यू एस या म्यू के, और इसकी यूनिट क्या थी बच्चों, ये यूनिट लेस होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट होती है मीटर। यहाँ पे यूनिट लेस क्यों है वो देखो जरा, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने बोला क्या, डिपेंड्स ऑन एन, एफ एस direct proportional sign will replace equal sign and come a constant coefficient of friction mu s, and mu s equals to fs upon n। देखो यहाँ fs भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, दोनों की यूनिट न्यूटन न्यूटन होगी, न्यूटन, ऊपर भी न्यूटन, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। लेकिन बच्चों यहां एफ आर इक्वल टू म्यू आर, एक कांस्टेंट आएगा एन अपॉन आर, वैल्यू पुट करें, म्यू आर, एन की वैल्यू एम जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, ऊपर की तरफ एन, तो म्यू आर एम जी अपॉन आर, तो एफ आर इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या आता है, म्यू आर एम जी अपॉन आर रेडियस। इस तरह से ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट याद रखना बच्चों, इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, क्योंकि वो तो यूनिट लेस है, उसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है, कैसे, हमें किसकी यूनिट निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो इसकी यूनिट के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये, तो म्यू आर इक्वल्स टू एफ आर, इस फॉर्मूले को लेते हैं बल्कि यहां से, ये वाला, क्योंकि यूनिट, बाकी अगर किसी को भी लोगे तब भी वही बात रहेगी, इसको ये जल्दी, म्यू आर इक्वल्स टू एफ आर अपॉन एन, और आर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी यूनिट, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, इसकी यूनिट भी न्यूटन, इसकी यूनिट भी न्यूटन, और आर की यूनिट मीटर। तो याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन की यूनिट मीटर होती है, पूछा गया है ये भी एक दो बार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम वर्क के लिए फॉर्मूला डराइव करेंगे, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज
फ्रिक्शन की। और एक टॉपिक इसमें बचता है फ्रिक्शन में, इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन पुश इट। किसी भी बॉडी को पुल करना इजी होता है उसको पुश करने से। एक दो टॉपिक और बचे हैं जिसमें फ्रिक्शन में, उसके बाद ये फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। देखो जरा, तो नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और इसमें भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नंबर, अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्क करते हैं या किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा, हम कैसे सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो नंबर 1, ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहली फर्स्ट पॉइंट इसमें ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस तरह से सपोज ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स को एक्सर्ट किया, और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद इसको कितना डिस्प्लेस किया, एस, और यहां से यहां पे हम ले आते हैं। तो देखो, एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक या काइनेटिक, ये याद रखना। अगर आप बॉडी को मूव कराते हो तो स्टैटिक नहीं होगी, उस टाइम पे फ्रिक्शन कौन सी होगी, काइनेटिक। तो ये कौन सा होगा, एफ के। तो वर्क डन फ्रॉम फिगर वर्क डन इन sliding a body, work done in sliding a body a distance s। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें जो फोर्स लगानी होगी बच्चों, इसके अगेंस्ट ही तो लगानी होगी। अगर बॉडी कांस्टेंट, ये भी याद रखना, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो हमें इसके अगेंस्ट लगानी होगी, और अगर उसको एक्सेलेरेट करना है, एक्सेलेरेट करते हो तो फिर फोर्स ज्यादा लगानी होगी। लेकिन हम अभी ये कंसीडर करते हैं कि बॉडी को हम यहां से यहां लेके गए हैं, कांस्टेंट स्पीड से लेके गए हैं, तो उस कंडीशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वैल्यू एफ के मल्टीप्लाई एफ। एफ के क्या होता है,